हमारे पाठ्यक्रम का यह छठा सप्ताह है। इस सप्ताह में हमें 3 अध्यायों का अध्ययन करना है, जिनमें से पहले 2 अध्याय हिंदी साहित्य का इतिहास के जो विभिन्न काल हैं उन पर पुनर्विचार की ज़रूरत क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। और तीसरे अध्याय में यह जानेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ जो व्यापक समस्याएं हैं वे क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल और भक्तिकाल पर पुनर्विचार की क्या ज़रूरत है। साहित्य का इतिहास केवल संवेदना का इतिहास ही नहीं होता, यह हम जानते हैं। वह अनुभूति, विचार, कल्पना, अभिव्यक्ति के रूप और भाषा के लगातार परिवर्तित होते स्वरूप का एक क्रमबद्ध इतिहास होता है। और यदि यह सच है कि जिस प्रकार समाज के बारे में सुचिंतित और सुव्यवस्थित दृष्टिकोण के बिना समाज का कोई इतिहास नहीं लिखा जाता, उसी प्रकार साहित्य और साहित्यिकता संबंधी सुचिंतित और सुव्यवस्थित दृष्टिकोण के अभाव में साहित्य का इतिहास भी नहीं लिखा जा सकता। तो यह भी सच है कि समय के बदलते चले जाने के साथ साथ समाज का साहित्य के प्रति दृष्टिकोण भी बदलता चला जाता है। यही कारण है कि अलग अलग ऐतिहासिक कालखंडों में लिखे गए साहित्य के इतिहासों में सोच के धरातल पर बुनियादी अंतर दिखाई पड़ता है। और इसी कारण से साहित्य के इतिहासों के ढांचे, काल विभाजन, नामकरण, आलोचनात्मक प्रतिमानों के निर्धारण और मूल्यांकन पर लगातार पुनर्विचार की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि साहित्य की कोई ऐसी व्याख्या हो ही नहीं सकती जो सभी समयों में और सभी के लिए एक समान भाव से स्वीकार्य हो। इस तरह से साहित्य का कोई भी पाठ सार्वकालिक और सर्वमान्य नहीं होता। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि साहित्य का हर नया पाठ अतीत की समस्त उपलब्धियों के साथ वर्तमान का एक नया संबंध जोड़ता है। यह संबंध साहित्य के पाठ के समय के जीवन और समाज में पैदा होने वाली ठोस परिस्थितियों और समस्याओं के विशेष प्रसंगों से विकसित होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अपनी सामयिक स्थिति को जाने बूझे बिना सदियों के ज्ञान और संवेदना से युक्त साहित्य को पढ़ना आसान भले हो, ठीक नहीं है। कहना चाहिए कि साहित्य का हर नया सजग पाठ एक प्रकार से साहित्य के इतिहास पर पुनर्विचार होता है। यह सच है कि इतिहास और इसी तरह साहित्य के इतिहास में भी तथ्यों का संगत दृष्टिकोण से चयन किया जाता है और फिर उन तथ्यों की व्याख्या की जाती है। तथ्यों का संचयन इतिहास की प्रविधि कहलाता है और तथ्यों की व्याख्या इतिहास का दृष्टिकोण। तथ्यों के संचयन संयोजन में स्वाभाविक ही इतिहासकार की संग्रह त्याग की बुद्धि निहित होती है। इसलिए कहा जाता है कि इतिहास के आधारभूत तथ्य तो नहीं बदलते, लेकिन इतिहासकारों द्वारा उन पर दिया जाने वाला बलाघात बदल सकता है। इसलिए इतिहास का पुनर्गठन और उसकी नई व्याख्याएं होती चलती हैं। साहित्य इतिहास पर पुनर्विचार की ज़रूरत के इस सैद्धांतिक आधार से इतर इसके कुछ व्यावहारिक आधार भी हैं। हिंदी साहित्य के इतिहासों की विपुल संख्या और प्रकारों के बावजूद कुछ ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिन पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत से हम बच नहीं सकते। हिंदी साहित्य के
इतिहास के काल विभाजन के स्पष्ट आधार के अभाव तथा समाज के इतिहास के काल विभाजन से उसकी संगति असंगति का प्रश्न इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ, अपभ्रंश और हिंदी का भाषिक एवं साहित्यिक संबंध, 14वीं सदी का साहित्य जिसमें विद्यापति, अमीर खुसरो और मुल्ला दाऊद प्रमुख हैं, भक्ति आंदोलन तथा भक्ति काव्य का उदय और अवसान, मध्यकालीन सांस्कृतिक संगम और हिंदी साहित्य को मुसलमानों का योगदान, रीतिकालीन साहित्य का उत्कर्ष, रीतिकालीन कवियों की इतिहास दृष्टि, हिंदी उर्दू का सम्मिलित इतिहास तथा हिंदी नवजागरण एवं आधुनिकता जैसी समस्याएं भी पुनर्विचार की जरूरत पैदा करती है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की सीमा के निर्धारण तथा उसमें स्वातंत्र्योत्तर हिंदी लेखन को शामिल किए जाने की भी जरूरत समझी जा रही है। ऐसा करते हुए इस दौर में लिखे जा रहे स्त्रियों, दलितों, आदिवासियों के साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में शामिल करना आवश्यक हो गया है। इसके अतिरिक्त अहिंदी भाषी प्रदेशों के लेखकों का और गैर भारतीय लेखकों का हिंदी लेखन भी हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी जगह बनाने की क्षमता आज हासिल कर चुका है। आइए अब हम काल विभाजन एवं नामकरण की दृष्टि से साहित्य के इतिहास पर पुनर्विचार की जरूरत की चर्चा करते हैं। साहित्य के इतिहास में काल विभाजन प्रायः समाज के इतिहास के काल विभाजन के आधार पर ही होता है। भारत के इतिहास में अंग्रेजों के आगमन के साथ आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। इससे पहले के मध्यकाल को लेकर साहित्य के इतिहासों में एक समस्या सामने आती है। दरअसल समाज के इतिहास में सन 700 से लेकर आधुनिक काल तक का समय मध्यकाल का माना गया है और इसके अनेक कारण बताए गए हैं। मुक्तिबोध ने लिखा है कि भारतीय संस्कृति का यह ह्रास काल था। समाज जड़ीभूत हो रहा था। इस बीच राजपूत राजाओं का अभ्युदय हुआ, किंतु शेष जगत से भारत का संबंध टूट रहा था। ह्रास दशा दर्शन, धर्म, साहित्य सब में प्रकट हो रही थी। दक्षिण भारत में पूर्व युगीन उन्मेष कुछ शेष था। कुछ राजपूत राजा बहुत पराक्रमी और विद्वान भी हुए, किंतु वे कभी एकताबद्ध नहीं हो सके। विदेशी आक्रांताओं ने एक के बाद एक सबको धराशायी कर दिया। यह इस बात का सूचक है कि यदि समाज प्रगति नहीं करता तो वह जड़ हो जाता है, उसमें गति ही नहीं रहती। विचार करने पर यहाँ यह समस्या सामने आती है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल से पहले का समूचा साहित्य, भले ही हम उसे आदिकाल, भक्तिकाल या रीतिकाल आदि कह लें, भारतीय समाज के इसी मध्यकाल के अंतर्गत आता है। यही कारण है कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल आदि नामों में एवं समाज तथा साहित्य में जरूरी संगति का यहाँ अभाव दिखाई पड़ता है। इस बात को समझने के लिए हिंदी साहित्य के आदिकाल के संबंध में भी मुक्तिबोध का ही यह कथन हमारी मदद करता है। मुक्तिबोध ने कहा है कि भारतीय लोक भाषाओं में साहित्य रचा जाने लगा, किंतु मुख्य विषय केवल 3 ही थे: वैराग्य या नीति, श्रृंगार और युद्ध।
राजाओं की स्तुति और प्रशंसा में अतियुक्तिपूर्वक वर्णन किया जाता था। उनके सच्चे और झूठे पराक्रमों के गीत गाए जाते थे और इसके अलावा आख्यान काव्य भी लिखे गए जिनमें राजाओं के युद्धों और उनके विवाहों का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता था, जिन्हें हम रासो ग्रंथ के नाम से आज जानते हैं। इनमें मुक्तिबोध के अनुसार सर्वाधिक श्रेष्ठ और सुंदर पृथ्वीराज रासो है, जिसमें अजमेर और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज की जीवन गाथा है। इस ग्रंथ में कई स्थानों पर सुंदर वर्णन हुए हैं, ऐसा मुक्तिबोध मानते हैं और कहते हैं कि संस्कृत में भी अनेक ग्रंथों की रचना हुई जिनमें विलासितापूर्ण श्रृंगार भावना ही परिलक्षित होती है। उनके अनुसार न केवल साहित्य में बल्कि मूर्ति कला में भी उत्कट श्रृंगार ही प्रकट हुआ, नारी केवल उपभोग्या हो उठी। मुक्तिबोध के इस विचार से यह जाहिर होता है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल की इन प्रवृत्तियों का संबंध भारतीय इतिहास के मध्यकाल और उस मध्यकाल के साथ जुड़ी पतनशीलता से है। मध्यकाल की पतनशीलता को ध्यान में रखकर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के मध्यकाल को दो हिस्सों में बांटा, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पहले को उन्होंने भक्तिकाल कहा और दूसरे को रीतिकाल। मध्यकाल का यह विभाजन इसलिए किया गया ताकि रीतिकाल से भक्तिकाल को अलग कर देखा जा सके। ऐसा करते हुए आचार्य शुक्ल का ध्यान इस बात पर था कि मध्यकाल शब्द से जिस प्रकार की पतनोन्मुखता संबद्ध है, उससे भक्तिकाल की कविता को अलग करते हुए केवल रीतिकाल की कविता को ही हम खास तौर पर पतन का काव्य बता सकें। इस विभाजन का सीधा परिणाम यह हुआ कि अपनी तमाम काव्यगत उपलब्धियों के बावजूद मध्यकाल की समूची पतनशीलता का परिचायक रीतिकाल हो गया और भक्ति साहित्य उससे फर्क स्वर्णकाल के रूप में सामने आया। साहित्य एवं समाज के इतिहास के मध्यकालों के बीच की इस समस्या को सुलझाने के प्रयास भी कम नहीं हुए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह सोचकर ही भक्ति साहित्य से ही वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। उनका कहना है कि भारतीय समाज और साहित्य के इतिहास का मध्यकाल यूरोप के इतिहास के मध्यकाल के समान ही पतनोन्मुख, जबदी हुई मनोवृत्ति वाला और अंधकार का काल नहीं है। इस संदर्भ में सबसे महत्व की बात यह है कि इसी समय से संस्कृत के महान साहित्य के होते हुए भी प्राकृतों, अपभ्रंशों के साहित्य के रहते हुए भी हिंदी में साहित्य रचना शुरू होती है। प्राकृतों और अपभ्रंशों के साहित्य के रहते हुए देसी भाषा, जो कि बहुत दिनों से चली आ रही थी, सृजना का माध्यम बन जाती है। नामवर सिंह ने इस प्रसंग में लिखा भी है कि इसके पीछे वह कौन सा जन जागरण हो सकता था। जब तक इसकी व्याख्या नहीं होती है तब तक यह माना जाता रहेगा कि चारणों के काव्य के रूप में हिंदी साहित्य का आरंभ हुआ, जैसे कुछ चारण राज स्तुति कर रहे थे। यह प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब केवल हिंदी क्षेत्र से नहीं दिया जा सकता, और इसका कारण यह है कि 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास संपूर्ण भारत में एक साथ आधुनिक भाषाओं में सृजनात्मक साहित्य शुरू हुआ। अपनी अपनी संस्कृतों, प्राकृतों और अपभ्रंशों के समानांतर कोई न कोई लोक जागरण होना चाहिए, कोई शक्ति होनी चाहिए
जिसका उन्मोचन हुआ हो किन्हीं कारणों से। इसी आधार पर रामविलास शर्मा ने भी यह कहा कि भारतीय इतिहास में आधुनिक युग की शुरुआत यहीं से होती है। असल में इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बांटकर देखने की औपनिवेशिक दृष्टि से प्रभावित होकर हमने साहित्य इतिहास की जो धारणा विकसित की, भारतीय संदर्भ में वह धारणा ही गलत थी। यूरोप में रोमन एम्पायर के पतन के बाद लगभग 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक का काल पतन का काल माना जाता है और उसे ही अंधकार काल कहा जाता है। यह समझना मुश्किल नहीं है कि इसका संबंध बहुत हद तक क्रिश्चियनिटी से है। 16वीं शताब्दी में रेनेसां या पुनर्जागरण के साथ वहाँ नया दौर शुरू होता है और आधुनिक भाषाओं में कविता लिखी जाती है। इसके पहले का पूरा दौर वहाँ लैटिन साहित्य का था। इसके विपरीत 5वीं शताब्दी का भारत चंद्रगुप्त और कालिदास का काल है। इस समूची अवधि में गुप्त काल और अकबर का काल है, जिसे इतिहास में स्वर्ण युग समझा गया है। असल में मध्यकाल केवल प्राचीन और आधुनिक कालों के बीच एक कालखंड ही नहीं है, वह सामंती व्यवस्था और उसके आधार पर विकसित समस्त विचारधारात्मक रूपों के विशेष स्वरूप का भी द्योतक है। मध्ययुगीनता सामंती समाज और उससे निर्मित चेतना की एक विशेषता भी है। भक्ति की मीमांसा के क्रम में पुरुषोत्तम अग्रवाल ने मध्यकालीनता और आधुनिकता की यूरोपीय अवधारणा पर सवाल उठाते हुए ठीक ही लिखा है कि मध्यकालीन और आधुनिक केवल समय सूचक शब्द नहीं, एक मूल्य बोधक टर्म्स भी हैं। उनके अनुसार भक्ति काव्य का अध्ययन करने वाले कबीर और तुकाराम की कविता पढ़कर चकित होते हैं कि मध्यकालीन होते हुए भी ये लोग आधुनिक चित्त के कितने निकट प्रतीत होते हैं। तुलसीदास की कविता पढ़कर भी लोग चकित होते हैं कि मध्यकालीन होते हुए भी वे अपने सामाजिक सरोकारों को अपनी कविता में इतने स्पष्ट ढंग से लाते हैं, बल्कि अपने समकालीन यथार्थ का इतने सटीक ढंग से चित्रण भी करते हैं। उनके विचार और संस्कार जैसे भी हों, तुलसीदास का भी कविता के प्रति रवैया आधुनिक चित्त के ही निकट होने की सूचना देता है। यहाँ सवाल यह है कि हम इस बात पर चकित होते रहें कि ये भक्त कवि मध्यकालीन होते हुए भी आधुनिक चित्त और चिंताओं के इतने निकट कैसे आ गए, या मध्यकालीनता और आधुनिकता की अवधारणाओं पर ही थोड़ा सा पुनर्विचार करें। आइए हम आदिकाल से संबंधित पुनर्विचार की क्या जरूरत है उसकी चर्चा करते हैं। काल विभाजन अथवा सीमा निर्धारण और नामकरण के साथ ही अपभ्रंश तथा हिंदी का भाषिक और साहित्यिक संबंध एवं 14वीं सदी का साहित्य आदिकाल के संदर्भ में कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर पुनर्विचार की जरूरत महसूस की जाती रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानते हुए संवत 1050 से संवत 1375 तक के समय को हिंदी साहित्य का आदिकाल माना है। संवत 1050 से पहले भी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की रचनाओं के मौजूद होने की बात मानते हुए भी शुक्ल जी ने इसी समय से हिंदी साहित्य का आरंभ इसलिए माना था कि लगभग इसी समय से उनकी दृष्टि में
अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में पाया जाने लगा था। शुद्ध साहित्य की अपनी कसौटी पर ही उन्होंने सिद्धों एवं नाथों की रचनाओं को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र बताया। हालांकि संवत 1050 से पहले भी सिद्धों एवं नाथों की कविताओं के साथ साथ स्वयंभू, पुष्पदंत और धनपाल जैसे कवियों की रचनाएं मिलती हैं, जिन्हें किसी भी दृष्टि से सांप्रदायिक शिक्षा मात्र नहीं कहा जा सकता है। इस आधार पर ही बाद के साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रायः 8वीं शताब्दी से माना। यहाँ विचार करने की बात यह है कि राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा आदि जिन इतिहासकारों ने 8वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, सिद्धों और नाथों के साहित्य को सामान्य साहित्य मानने के अलावा उनका तर्क है हिंदी का अपभ्रंश से घनिष्ठ भाषिक संबंध। यद्यपि हिंदी का अपभ्रंश से भाषिक और साहित्यिक संबंध भी पुनर्विचार की जरूरत उत्पन्न करता है, क्योंकि 10वीं से 14वीं सदी तक का जो भी हिंदी साहित्य है वह उस समय की परिनिष्ठित अपभ्रंश से अलग लोक भाषाओं, या कहना चाहिए कि देश भाषाओं का काव्य है। इस पृष्ठभूमि में आदिकाल पर बात करते हुए 14वीं सदी का साहित्य अलग से विचार करने की जरूरत पैदा करता है। यह वीरगाथा काल का अंतिम दौर है और इस समय तक आते आते हमें जनता के स्वाभाविक बोलचाल की भाषा में काव्य रचना के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। इस बात पर विचार करना जरूरी है कि किन कारणों से इस समय के अमीर खुसरो की पहेलियों, मुल्ला दाऊद के चंदायन और विद्यापति की पदावली का अपभ्रंश की भाषिक परंपरा से कोई सीधा संबंध नहीं दिखाई पड़ता है। इन कवियों की रचनाओं के पीछे अपभ्रंश की भाषिक परंपरा से अधिक लोक काव्यों की परंपरा को रेखांकित किया गया है। समस्या यह है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी समझने के बावजूद आचार्य शुक्ल आदि इतिहासकार हिंदी साहित्य का आरंभ देश भाषा काव्य से ही स्वीकारते हैं। यदि ऐसा ही है तो फिर यह गंभीर पुनर्विचार की जरूरत पैदा करता है कि अमीर खुसरो एवं विद्यापति जैसे कवियों को एक ओर तो आचार्य शुक्ल ने फुटकल खाते में रखा है और दूसरी ओर उन्हीं से हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ भी माना है। पुनर्विचार की जरूरत भक्तिकाल के संदर्भ में भी है। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के उदय और अवसान की व्याख्याओं के संदर्भ में प्रायः साहित्य के इतिहास लेखकों ने प्रतिक्रिया और प्रतिरोध की धारणा का प्रयोग किया है। आचार्य शुक्ल ने महत परंपरा, ग्रेट ट्रेडिशन को युग की मूल प्रवृत्ति मानकर लघु परंपराओं को हाशिए पर रखा था। इतिहास की यह एक ऐसी पद्धति है जिसे आज आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज जबकि हाशिए केंद्र से अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होने लगे हैं, तब इतिहास लेखन की इस पद्धति पर पुनर्विचार की अनिवार्यता असंदिग्ध है। मुसलमानों के आक्रमण और राज्य स्थापना से पराजित हिंदू मानस की प्रतिक्रिया को भक्ति आंदोलन के उदय का कारण समझना हिंदी साहित्य के इतिहास के सामान्य बोध का हिस्सा बन चुका है। अलग अलग तरीके से हिंदी साहित्य के अधिकांश इतिहास लेखकों ने इस बात को दोहराया है। हालांकि भक्ति काव्य से यह बात प्रमाणित होती नहीं है। सूरदास और तुलसीदास की कविता में
मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं की प्रतिक्रिया कहीं दिखाई नहीं पड़ती। वैसे भी तुर्कों के आक्रमण से भी पहले दक्षिण भारत के आलवार संतों ने भक्ति का प्रचार किया था, जहां इस्लाम की चुनौती थी ही नहीं। समझने की बात यह भी है कि उस दौर में जबकि इस्लाम भारतीय जीवन और हिंदू धर्म से समन्वय की तरफ अग्रसर होता है, तभी भक्ति का भी चरमोत्कर्ष दिखाई पड़ता है। इस समस्या को तब तक नहीं सुलझाया जा सकता है जब तक हम उस युग की मूल गतिमान सामाजिक शक्तियों से बनने वाले सांस्कृतिक इतिहास को ठीक ठीक न जान लें। भक्ति काल की कविता के संदर्भ में कुछ और प्रसंग हैं जिन पर नवीन शोधों से प्राप्त जानकारियों के आलोक में पुनर्विचार की जरूरत उत्पन्न हो गई है। यह कहा गया है कि भक्ति काल के अंतिम चरण में शगुन भक्ति ने निर्गुण भक्ति को दबा दिया था, या कि जिस व्यवस्था के विरुद्ध भक्ति आंदोलन खड़ा हुआ वह व्यवस्था फिर से शक्तिशाली हो गई। निर्गुण भक्ति को निम्न जातियों से और शगुन भक्ति को उच्च जातियों से जोड़कर देखने की भी चेष्टा की गई है। भक्ति काल पर विचार करते हुए मुक्तिबोध ने भी यह माना है कि निर्गुण भक्ति आंदोलन एक निम्न वर्गीय आंदोलन था, जिसके विरोध में समाज की शासक सत्ता के पक्ष से शगुन मत का प्रचलन हुआ। मुक्तिबोध के अनुसार निर्गुण मत के विरुद्ध शगुन मत का संघर्ष निम्न वर्गों के विरुद्ध उच्च वंशीय संस्कारशील अभिरुचि वालों का संघर्ष था। यह प्रश्न उठता रहा है कि निर्गुण भक्ति शाखा में कोई सवर्ण क्यों नहीं दिखाई देता। राम भक्ति धारा के कवियों में दलित समाज का कवि क्यों नहीं है। यद्यपि राम भक्ति धारा के कवि नाभादास शूद्र हैं तथा निर्गुण पंथी पीपा उच्च कुल उद्भव चौहान राजपूत जाति से संबंध रखते हैं, फिर भी यह एक वास्तविकता है। जरूरत इस बात की है कि हम इस वास्तविकता को समझने के लिए भारतीय समाज की संरचना और उसकी सांस्कृतिक परंपराओं के स्वभाव की गहरी छानबीन करें। इस पृष्ठभूमि में भक्ति आंदोलन के सटीक विश्लेषण के लिए आवश्यक है कि तत्कालीन भारतीय समाज के अंतर्विरोधों का विश्लेषण किया जाए। भक्ति काव्य के व्यापक जन समर्थन का कारण जीवन में और जनता की आवश्यकताओं में ढूंढा जाना चाहिए। यह भी देखे जाने की जरूरत है कि सूरदास की गोपियों ने जो उद्धव के शुद्ध निर्गुणवाद और योग मार्ग का खंडन करके उनका ज्ञान गर्व चूर किया है, उसका उद्देश्य ब्राह्मणों का प्रभाव जमाना कतई नहीं है। वर्णाश्रम का समर्थन तुलसी साहित्य का प्रेरक तत्व नहीं है। यही कारण है कि निर्गुण धारा के अनेक संत कवि शगुन भक्ति के भी कायल हैं और शगुन भक्त मीरा के बहुत से पद निर्गुणियों के भजनों में खप जाते हैं। मानव प्रेम और लोक संस्कृति सभी निर्गुण शगुन संतों की सामान्य भूमि है। इस प्रसंग में विचार करते हुए मैनेजर पांडे ने लिखा है कि निर्गुण संतों की तरह शगुन भक्तों की कविता में सामंती समाज और उसकी विचारधारा के विरुद्ध ललकार की भाषा में उग्र विद्रोह की घोषणाएं कम हैं, लेकिन उनकी कविता में चरित्रों के निर्माण, कथा की संरचना, यथार्थ बोध, भावबोध और जीवन मूल्य के बोध के स्तर पर सामंती व्यवस्था और विचारधारा का विरोध प्रकट हुआ है। सूर और तुलसी ने कृष्ण और राम की जिन कथाओं को आधार बनाकर काव्य रचना की है, वे संस्कृत काव्य की उदात्त परंपरा की उपज
और लोक जीवन की प्रचलित कथाएं हैं। इन कथाओं के नायक अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने वाले वीर पुरुष हैं। सामंती समाज व्यवस्था के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने वाली जनता इन कथा नायकों के संघर्ष में अपने संघर्ष की आकांक्षा का मूर्त रूप देखती है। भक्ति आंदोलन के अवसान की व्याख्याओं के क्रम में इस बात पर भी पुनर्विचार की जरूरत है कि क्या सचमुच ही सगुण वर्चस्ववाद और दृढ़ होती जा रही सामंती व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है। यह ठीक है कि पूंजीवाद के पूर्वगामी तत्व तब तक इतने विकसित नहीं हुए थे कि वे सामंतवाद के विरुद्ध निर्णायक भूमिका निभा सकें, परंतु यह भी ठीक है कि बाद का समूचा संत साहित्य क्रांतिकारी भावना को छोड़कर सांप्रदायिक प्रतिद्वंदिता, निरर्थक प्रहेलिका क्रीड़ा और व्यर्थ के शब्दजाल का शिकार हो गया। यह कहा गया कि एक ओर छोटे बड़े संप्रदायों, पंथों, मठों और गादियों की स्थापना होने लगी, दूसरी ओर संत खुद को अवतार घोषित करने लगे। गरीबदास ने अपने को कबीर का गुरुमुख शिष्य बताया तो चरण दास ने सुखदेव मुनि का, मारवाड़ वाले दरिया साहब दादू साहब के अवतार माने गए तो बिहार वाले दरिया साहब दूसरे कबीर कहे जाने लगे। यह समझा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर लगातार पुनर्विचार किया जाता रहा है और पुनर्विचार की जरूरत बनी भी हुई है।